Yes, ma'am. Okay, so I just need to ask some of the questions from as the slides आपके पास है ना? ये शिखा का क्या इशू है? शिखा तुम्हारे पास मेरे पास रिक्वेस्ट क्यों आता है बार बार? Haven't you joined the group? क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है तुम्हारा? मैम ज्वाइन हो गया है, अब हो गया है। क्योंकि मेरे पास बार बार तुम्हारा वो आता है मेल एक्सेस के लिए। Have you joined it ना? अब accessible है ना notes? यस मैम है। अगर नहीं भी हो रहा ना तो अपने क्लासमेट से आप ले सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो ये बताओ कौन बताएगा? लेट मी आस्क वन बाय वन। अंकित लाकरा, कहाँ हो अंकित? यस मैम। चलो बताओ, इवैल्यूएशन फंक्शन क्या होता है? मैम HN प्लस GN इज इक्वल टू FN। ये किस केस में होता है? वो मिनिमम केस में चेक करते जाएंगे। गलत जवाब। चलो रुको अब। अब बताएगा श्वेता अंगूरिया। कहाँ है श्वेता? यस मैम। क्या होता है इवैल्यूएशन फंक्शन? मैम मैंने अटेंड नहीं करा था क्लास तो तुम्हारे पास वेडनेसडे का। नोट्स नहीं है? हाँ मैम नोट्स है बट वो पढ़ा था लेकिन समझ में नहीं आया था। एक बार आप थोड़ा शॉर्ट में बता देंगे? ये अब गलत बात है तुम्हारी श्वेता, ये आपने क्लास भी अटेंड नहीं करी, नोट्स भी आप खोल के नहीं देखते हो, है ना? नो अंचल मौर्य। मैम मैंने और सारी क्लास अटेंड करी थी, केवल वेडनेसडे का नहीं कर पाई थी। अंचल मौर्य बताओ, यस मैम। इवैल्यूएशन फंक्शन क्या होता है? सॉरी मैम। ये स्टेटस है। लक्षिता। यस मैम। मैम इवैल्यूएशन फंक्शन FN इज इक्वल टू HN प्लस GN। क्या है ये और किस केस में होता है ये? मैम FN तो हम इवैल्यूएशन के लिए निकालते हैं, GN हमें उस मतलब वहाँ से HN तो हमारी डिस्टेंस होती है मेन पॉइंट से जहाँ तक हमें जाना है, वहाँ तक की डिस्टेंस हम HN में काउंट करते हैं, और GN हमें दे रखा होता है ऑलरेडी, उसे हम ऐड करते जाते हैं और एवैल्यूएशन फंक्शन निकालते जाते हैं, और फिर हम उसमें चेक करते जाते हैं कि कौन सा उसकी हिसाब से हम आगे करते हैं। ठीक है। शिखा त्रिपाठी। यस मैम। मैम FN इज इक्वल टू HN उसके ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च के केस में होता है, और मैम A स्टार एल्गोरिदम के केस में FN इज इक्वल टू HN प्लस GN होता है, जहाँ पे GN कॉस्ट फंक्शन है और HN ह्यूरिस्टिक है। गुड। भार्गव। ये करंट जो हमें अपना स्क्रीन दिख रहा है, इसमें FN क्या है? कहाँ पे मैम? सीपीयू पे, एरर पे वगैरह? मेरा स्लाइड शो हो रहा है ना आपको? यस मैम। इसमें लेकिन मैम बहुत सारे FN लिखा है कहीं कहीं पर, वो FN है यस क्या? What is मैम this FN? एयर डिस्टेंस कह सकते हैं क्या? एरियल एयर डिस्टेंस। एरिया डिस्टेंस। अच्छा, और HN क्या है फिर? रोड डिस्टेंस। HN रोड डिस्टेंस है और FN एरियल डिस्टेंस है। ऑल राइट। शिवानी मिश्रा। यस मैम। बताओ क्या बताओ भार्गव क्या ने भार्गव ने जो सॉरी मैम अटेंड नहीं किया? अटेंड नहीं किया। सौरभ सिंह। सौरभ सिंह। प्लीज कीप योर माइक्स ऑफ अदर्स। सौरभ।
कहाँ गए सौरभ? क्लास में नहीं हो तुम्हारी, मैं एब्सेंट लगा दूंगी। प्रखर बताओ क्या है एफएन? मैम FN हमारा मैम एयरलाइन डिस्टेंस है और HN हमारा पाथ वाला डिस्टेंस है। ओके। और ये जो बीच में नंबर्स लिखे हैं 140, 99, 150, 180, ये क्या है? मैम ये मैम HN है। ये एचएन है। दिव्या दिव्या बताओ क्या बोला है प्रखर और भार्गव ने, वो सही है? यस मैम। सही है। हर्षित कटियार यस मैम। क्या इन्होंने जो बताया है वो करेक्ट है? यस मैम। यस मैम। कहाँ है अचित? अचित कटियार, यस मैम, यस मैम। ये लोग सही बता रहे हैं? यस मैम। ये कह रहे हैं एफएन जो है वो एरियल डिस्टेंस है और एचएन जो है वो रोड डिस्टेंस है। यस मैम, सही लग रहा है। सही लग रहा है। अच्छा, अरविंद चौधरी GN प्लस यस मैम। FN होता है, FN एरियल डिस्टेंस नहीं है। अभी तो तुमने बोला दिव्या कि ये सही बोल रहे हैं। नहीं मैम, वो एक्चुअली ध्यान से सुना नहीं था वो लोग क्या बोले थे। अब रुको 2 मिनट दिव्या, ना तुम्हारे पास मैं वापस आती हूँ। अरविंद चौधरी यस मैम। बताओ क्या है? मैम FN इवैल्यूएशन फंक्शन है मैम। अच्छा, और एचएन क्या है? ह्यूरिस्टिक फंक्शन है मैम। तो एरियल कौन सा है, रोड डिस्टेंस कौन सा है इनमें से? मैम एरियल वो FN एरियल क्या है? एरियल मैम FN इज इक्वल टू GN प्लस HN होता तो मैम यही होना चाहिए। तो एरियल डिस्टेंस एफएन है या एचएन है या जीएन है, कौन सा है? FN है मैम। एफएन है। सारे के सारे ना कभी अपनी स्लाइड्स खोल के देखो। चलो मेरी स्लाइड छोड़ो, अपनी स्लाइड्स खोल के देखो। गो बैक टू योर स्लाइड्स राइट नाउ। कोई है जो करेक्ट आंसर अभी भी दे सकता है मुझे विद इन 1 मिनट? मैम बेसिकली जो 140 है सीबू से एरेड की डिस्टेंस है वो कॉस्ट है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने की। हाँ, तो वो क्या है, एरियल है कि रोड है कि आ, वैल्यूएशन है? ये आपका है ये आपका होगा एरियल होगी। 140 जो है वो एरियल डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट डिस्टेंस है मैम। और एचएन क्या है यहाँ पे मनमोहन? एच एन आपका ये गोल जो एन नोट से गोल नोट तक की डिस्टेंस होती है उसे कहते हैं एच एन ह्यूरिस्टिक फंक्शन के जो अंडर आता है, जो एरियल डिस्टेंस होती है। और ए स्टार की कंडीशन में एफ एन इजिकल टू एच एन प्लस जी एन हो जाता है। तुम लोग मेरी ना कहीं पे जाके वो करवाओगे बेइज्जती सारे के सारे। FN एरियल अगर किसी ने पूछ लिया कि तुमने ए स्टार एल्गोरिथम पढ़ा है तो तुम अगर ऐसा बताओगे ना तो बस मैम का नाम ही डुबो दोगे तुम सारे के सारे मिलके। मैम ये पढ़ा रही हैं आप? लाइन डिस्टेंस होता है जो रोड डिस्टेंस है, और GN मैम एरियल डिस्टेंस होता है। FN जो होता है GN प्लस HN होता है। एफएन इज इक्वल टू जीएन प्लस एचएन होता है। अब एचएन क्या है बताओ फिर से दिव्या। मैम HN स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। तो एरियल डिस्टेंस होगा या नहीं होगा ये? मैम एरियल डिस्टेंस, मैम एरियल डिस्टेंस, हाँ एरियल डिस्टेंस तो स्ट्रेट लाइन ही होती है। और रोड डिस्टेंस कौन सा आएगा? रोड डिस्टेंस मैम GN आएगा। गुड। भाई तुम लोग प्लीज अपने नोट्स को एक बार खोल के देख लिया करो, नहीं तो सीरियसली इट इज
वेरी बैड ऑफ यू। मैंने इतना तो सोचा ही नहीं था कि मैं 10 बार वो करवाने के बाद भी तुम लोग को इतनी कंफ्यूजन है। ठीक है, काफी लोगों को यही नहीं पता है कि कौन से केस में FN क्या होता है। वेरी बैड, सीरियसली वेरी बैड। अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है बेटा AI, आगे तो और टफ होगा। तब क्या करोगे तुम लोग? ये तो ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें पहले से आती हैं, वो अगर तुम लोग नहीं कर पाओगे तो व्हाट शुड आई थिंक अबाउट ऑल ऑफ यू। तो चलो वो बात भी नहीं है, पर तुम लोग पढ़ते नहीं हो वो गलत है। मेहनत तो किसको करनी पड़ेगी? मुझे करनी पड़ेगी कि आपको करनी पड़ेगी? और फिर वही है ना, आज मैंने पढ़ाया भी है क्लास में, कल कोई आपसे पूछेगा तो फिर आप ये बोलोगे कि आपको मैं अच्छे से पढ़ाया नहीं गया, ऐसे ही ऑनलाइन क्लास थी तो आपको मैम ने इनपुट नहीं दिया, हमने भी इनपुट नहीं लिया तो इसलिए हमको कुछ समझ नहीं आया। सो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस बकवास है। डू यू ऑल फील लाइक दैट? आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम कम मेहनत करते हैं? मैम कॉन्सेप्ट क्लियर था, खाली एच और जी में मैम कंफ्यूज थे कि एच क्या जी है, कॉन्सेप्ट क्लियर था मैम। तो ये गलत क्यों बताया भार्गव आपने? मैम वही कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मैम एक एरियल डिस्टेंस होगा, एक रोड डिस्टेंस होगा, और एफ दोनों को प्लस कर देगा। तो ये गलत है ना, आपका रोड डिस्टेंस कौन सा होगा? जी ऑफ एन होगा मतलब मैम, जो ये एरो बन रहे हैं ना वो सारे जी ऑफ एन। जो भी क्लास में पढ़ाया जाए आप लोग उसी दिन उसको रीड करें। मैंने अगर नहीं भी स्लाइड करी है शेयर तो प्लीज अपने नोट्स बनाया करो, ठीक है? उसको ध्यान में रख के रखा करो। हो सकता है कि नहीं भी स्लाइड शेयर हो पाए कभी कभी, बट यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स वाइल इन द क्लास। अदरवाइज अगर ये सारी चीजें रहीं तो फिर कैसे होगा? मतलब बहुत बच्चे, मैं आई डेंट एक्सपेक्टेड कि ऐसे जवाब मुझे मिलेंगे, तो बहुत बेसिक है इसका। चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने? एवैल्यूएशन फंक्शन क्या होता है? एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन थ्रू नोड n। अगर हम n नोड के थ्रू जाते हैं तो जो सबसे लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन हमें मिलेगा उस नोड से n, उस नोड n के थ्रू जाते हुए टिल योर गोल नोड, उस चीज को हम बोलते हैं FN। ठीक है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या है? आपका एस्टिमेटेड डिस्टेंस है फ्रॉम दिस करंट नोड n टू द गोल नोड। सो n से गोल नोड होता है आपका HN, और GN क्या है? स्टार्ट नोड से n। तो अगर आपका स्टार्ट नोड n है कुछ, ठीक है, यू हैव अ नोड n एंड दिस इज योर गोल नोड, है ना? अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन है तो यहाँ जो वैल्यू है वो GN है, ठीक है? इस पर्टिकुलर नोड से इनके बीच की जो एस्टिमेटेड डिस्टेंस है वो HN है। तो FN क्या होता है हमारा इस पर्टिकुलर नोड के लिए टू रीच दिस गोल, ठीक है? वो पाथ क्या आएगा आपका? GN प्लस HN, ठीक है? बट इन केस ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च हम क्या करके लेते हैं? FN इज इक्वल्स टू HN ओनली। हम GN को कंसीडर नहीं करते हैं इन केस ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च। तो यहाँ क्या लिखा है? 3D बेस्ट फर्स्ट सर्च है तो FN इज इक्वल्स टू HN है। अदरवाइज क्या होता है? अगर A स्टार है तो GN प्लस HN है। अब यही क्वेश्चंस पता है कहाँ आते हैं आपके? नेट में, ठीक है? जब आप JRF नेट देते हो तो उसमें ये सब पूछा जाता है कि A स्टार का क्या होता है वैल्यूएशन फंक्शन, कैलकुलेट करके बताओ। तो अगर आप इन चीज़ों में ही खो जाओगे तो फिर कैसे करोगे आगे की चीज़ें? बेस्ट फर्स्ट सर्च हमने देखा है, क्लाइंबिंग देख लिया, उसके बाद हमने A स्टार सर्च भी थोड़ा सा पढ़ा। A स्टार सर्च में कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बताया है, एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर निकालेंगे तो कैसे होता है। इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? Yes, sir.
यस मैम। ठीक है, ये वाला भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व करके देखा था पिछली बार। लोगों ने इसको सॉल्व करके भी बताया था मुझे कि हाँ मैम ये पाथ्स लेंगे हम, तो वी विल गेट द सॉल्यूशन फ्रॉम द स्टार्ट नोड टू एंड नोड। अब यहाँ पे आता है इशू आपके रिपीटेबल स्टेट्स का। रिपीटेड स्टेट्स क्या कहते हैं कि जैसे अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा है, हाँ मैम जीएन को प्रीवियस स्लाइड में बोला था कि वो बेस्ट होता है। मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। बेस्ट नहीं होता है, उस सर्च का नाम होता है बेस्ट फर्स्ट सर्च। नहीं, एक जगह लिखा हुआ था कि इट इज द बेस्ट पाथ। तो कहाँ मैम लिखा है मुझे बताओ, और पीछे जाऊं? यहाँ पे आया बेस्ट फर्स्ट सर्च, यही है। बेस्ट पाथ नहीं है यहाँ पर, आपके स्लाइड्स में भी आपने देखा होगा। शेयर कर दूंगी मैम। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, ये बेस्ट का मतलब क्या है, सिर्फ बेस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू लेनी है हमें। ठीक है, तो जो बेस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू मिल रही है उसको हम बोलते हैं बेस्ट। वो बेस्ट पाथ नहीं है, दैट इज नॉट बेस्ट पाथ, है ना। बेस्ट पाथ हमको किससे मिलेगा, ए स्टार से, क्योंकि ये क्या कंसीडर करती है, सिर्फ HN को कंसीडर करके चलती है, ये बाकी चीजें बाकी पैरामीटर्स को नहीं लेती है। तो इसलिए ये बेस्ट फर्स्ट सर्च है। बेस्ट यहाँ पे क्या होता है, बेस्ट आपकी जो इवैल्यूएशन फंक्शन की बेस्ट वैल्यू है उसे चूज करती है। ठीक है, जहाँ हो मुझे भेज देना बेटा तुम, हो सकता है कि मैं मिस कर रही हूँ। नाउ रिपीटेबल स्टेट्स क्या कहती हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पे हैं इस नोड पे और इसके दो चाइल्ड्स हैं, अगेन ये यहाँ जाके मर्ज कर रहे हैं एंड दिस इज योर गोल नोड। ठीक है, तो इन दिस केस अगर हम ये इसका भी सक्सेसर है और इसका भी सक्सेसर है, तो दिस इज सक्सेसर ऑफ वन एज वेल एज दिस नोड। तो अगर हम ये कहता है कि आप अब जैसे अगर हम ए स्टार इसमें लगाते हैं, है ना, इसकी HN वैल्यू यहाँ पर लिखी है 1। ठीक है, और FN अगर आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 1 + 2 ए स्टार लगा के, तो दैट इज 3। और इस नोड पे कितना आएगा FN की वैल्यू बताओ, FN की वैल्यू कैलकुलेट करो इस नोड के लिए। ये H, हाँ 101। तो अगर आप इन दोनों में से चूज करोगे तो कौन सा पाथ चूज करोगे, राइट साइड वाला। राइट साइड वाला। हाँ ये साइड वाला, है ना। अब ये हमने चूज कर लिया, ये चूज कर लिया तो हम इसे ड्रॉप कर देंगे, यही होगा ना। बैक ट्रैक तो कर नहीं रहा, तो हमने यहाँ पे क्या करा, इस पाथ को चूज किया, फिर इसके आगे बढ़े, तो यहाँ पे अब हमारी हिस्ट्रिक वैल्यू 90 + 4, ये आपकी हो गई 94 FN की वैल्यू। ठीक है, यस मैम। अच्छा, यहाँ आके आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू, ये जो FN की वैल्यू कुछ आएगी, बट यहाँ पे 0 हो गई HN की वैल्यू, तो ये खत्म हो गया और ये आपका टोटल डिस्टेंस क्या आया, 104। ठीक है, मतलब ये एक्चुअल आपकी जो कॉस्ट लगेगी वो इतनी लगेगी। ठीक है, अगर हमने ये पाथ लिया तो, बट कंसीडर कि अगर हमने ये पाथ लिया होता, लेट्स से कि अगर हमने ये पाथ लिया होता तो यहाँ पर FN की वैल्यू है 101। ठीक है, इस पॉइंट अगर लेट्स से कि हमने इसको डिस्कार्ड किया होता तो यहाँ पे क्या आती है FN की वैल्यू इन दिस केस, बताओ। 92। गुड। और फिर यहाँ की फाइनल वैल्यू क्या होती है FN की, 102। 102।
तो कौन सा पाथ बेटर है, ये वाला या ये वाला? मैम लेफ्ट वाला। लेफ्ट साइड वाला। 102 वाला, लेफ्ट राइट मत बोलो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, क्योंकि हमने इस नोड को लॉस्ट कर दिया ना इसकी कैलकुलेशन के समय में, और हमने जो पाथ फाइंड आउट किया, क्योंकि ये हमने इस पर्टिकुलर नोड को लिया और इसको डिस्कार्ड कर दिया, तो इन दैट केस ये पाथ ही हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है ना। तो आपकी जो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, नॉन ऑप्टिमल। ये आपने चेक किया ना, ये नॉन ऑप्टिमल है ना, यहाँ ये 104 आया, जबकि एक्चुअल कॉस्ट क्या है, 102 आ रही है। एम आई क्लियर? यस ठीक है। यस मैम। तो हमें क्या करना चाहिए इस चीज को हैंडल करने के लिए, कि अगर ऐसी नोड्स हैं जिनके मल्टीपल क्या है, पेरेंट्स है ना, तो उन नोड्स को हमें डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। जो भी रीविजिट हो रही है ना, यहाँ से भी रीविजिट हो रहा है, यहाँ से रीविजिट हो रहा है, अगर हम पाथ को सिलेक्ट करते हैं तो ऐसी कोई नोड्स हैं जिनके मल्टीपल पेरेंट्स हैं, तो उन नोड्स को हमें डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए और उनको फर्दर उनसे कैलकुलेशन हमें लेनी चाहिए, ताकि हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिले, ना कि नॉन ऑप्टिमल। तो अब इस केस में हमने क्या किया, इसका पाथ भी कैलकुलेट किया और इसका पाथ भी कैलकुलेट किया, और उसके बेसिस पे हमने क्या किया, फाइनल वैल्यू को, मतलब फाइनल सॉल्यूशन निकाला। तो इस हमने क्या किया, ये वाला पाथ भी रखा टू रीच दिस नोड, एंड ये वाला पाथ भी रखा टू रीच दिस नोड, ठीक है। तो जिसका भी मिनिमम आ रहा है फिर हम उसे चूज करेंगे, अगर इसके मल्टीपल पेरेंट्स हैं तो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर मल्टीपल पेरेंट्स हो, तो अगर मल्टीपल रास्ता आपका कुछ है, तो हो सकता है कि ह्यूरिस्टिक वैल्यू की वजह से तो हमने उसे छोड़ दिया था, है ना, लेकिन फिर भी हमें क्या मिला, सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला। हो सकता है कि किसी नोड पे किसी डिफरेंट ह्यूरिस्टिक वैल्यू की वजह से आपकी डिस्टेंस कुछ और आए। तो ये होता है कंसेप्ट ऑफ रिपीटेड स्टेट्स। रिपीट हो रहा है, मतलब इस रास्ते से गए तब भी हमें यही नोड मिला, और इस रास्ते से गए तब भी हमें यही नोड मिला, तो ये क्या है, रिपीटेड नोड है। एम आई क्लियर हियर? We do not discard nodes that are revisiting states. तो अगर आपके किसी नोड के मल्टीपल पेरेंट्स हैं तो डोंट डिस्कार्ड दोज पेरेंट्स, ना, डोंट डिस्कार्ड दोज पाथ्स। एम आई क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे उसके बारे में लिखा गया है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। It is not harmful to discard a node revisiting a state if the new path to the state has higher cost than the previous one. तो ये क्या कह रहा है कि आप उस केस में डिस्कार्ड कर सकते हो कि अगर जो भी हमें जो नया पाथ मिल रहा है उसका जो कॉस्ट है, the new path of this state has higher cost than the previous one. ठीक है, अगर कॉस्ट ज्यादा आ रहा है तो हम इस पाथ को डिस्कार्ड, जो अभी हमने पाथ लिया उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर पाथ कम आ रहा है तो वी कैन कीप इट ऑन इन द मेमोरी। इट रिमेन्स ऑप्टिमल, ए स्टार आपका ऑप्टिमल रिजल्ट देता है, बट जो सर्च ट्री का साइज बनता है वो स्टिल एक्सपोनेंशियल हो सकता है ऑन द डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर आपको जो एक्सपोनेंशियल केस है उसको अवॉइड करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक्स का यूज करते हैं। एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक्स क्या है वो हमने ऑलरेडी देखे हैं, आज हम देखेंगे कंसिस्टेंट ह्यूरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो ये तो दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एडमिसिबल, दूसरी कंसिस्टेंट। एडमिसिबल का मतलब क्या था कि जो एक्चुअल जो आपकी ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस है वो हमेशा कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द एक्चुअल डिस्टेंस। तो ये हमने देखा था कि HN should all be less than equal to H star of N, मतलब कि जो एक्चुअल कॉस्ट है वाया N टू गोल नोड वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द एस्टिमेटेड डिस्टेंस। तो HN क्या है, आपका एस्टिमेटेड डिस्टेंस। अब कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंट ह्यूरिस्टिक्स क्या होते हैं, इट इज कंसिस्टेंट फॉर एवरी नोड इफ दिस प्रॉपर्टी होल्ड। ये क्या कहती है कि जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है सक्सेसर की और जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है करेंट नोड N की, सक्सेसर मतलब ये N का चाइल्ड होगा सक्सेसर ऑफ N,
उन दोनों के ह्यूरिस्टिक वैल्यू में जो डिफरेंस होगा वो कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू द एक्चुअल नोड फ्रॉम जो कॉस्ट है, जो जीएन वैल्यू होगी फ्रॉम एन से सक्सेसर एन तक की। ठीक है, हम स्टार्ट से सक्सेसर एन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एन से सक्सेसर एन है। लेट्स से कि यहाँ पे 1 2 3 और 4 नोड है, 4 और 4 नोड है ना। तो यहाँ पे कुछ एच एन होगा, यहाँ पे कुछ एच एन होगा। लेट्स से हम इस नोड पे हैं, है ना, और इनके बीच में लेट्स से 2 है, कॉस्ट इज 1, दिस इज अगेन 2। इनके बीच का जो H1, जैसे यहाँ H1 है, यहाँ H2 है, तो H1 माइनस H2 जो भी होगा वो कितना होना चाहिए, जो 2 है, ये जो एक्चुअल कॉस्ट है इन दोनों के बीच की, उनसे कम होना चाहिए। कितने लोग अग्री करते हैं ये इस बात को? यहाँ पे HN 0 होगा, यहाँ पे HN समथिंग होगा। ठीक है, या अगर हम इस नोड की बात कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। अगर इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं तो हम H1 माइनस H2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। इतना ही अगर ये वैलिड है आपकी वैल्यूज जो आपको HN और H2 में मिल रही हैं, ह्यूरिस्टिक वैल्यू से मिल रही हैं किसी से, तो हम क्या कहते हैं, वो आपका कंसिस्टेंट ह्यूरिस्टिक है। Decrease in heuristic value due to an action is never more than the actual cost of the action. Let's see. ठीक है, यहाँ देखो, चलो इसमें देखें, हम देखते हैं इस केस में जहाँ पर सिर्फ ह्यूरिस्टिक वैल्यू दी है। तो अगर आप देखोगे आपकी ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज 1। इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, ये H1 है, ये H2 है ना। H1 H2 के बीच का कितना डिफरेंस है, 1 है। तो इस ये H1 माइनस H2 शुड लेस देन इक्वल टू इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो क्या ये ट्रू है? इज दिस कंडीशन ट्रू? यस मैम। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मैनहट्टन डिस्टेंस है वो एक कंसिस्टेंट ह्यूरिस्टिक है? यस मैम। ठीक है, इसी तरह अगर हम ये तो हुआ मैनहट्टन, दूसरा भी एक और ट्री बनाया था ना, या नहीं है क्या, बनाया तो था, चलो ठीक है जो भी है। उसी तरह अगर यहाँ पे इनके बीच का भी डिफरेंस देखोगे आप, H1 माइनस H2 लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्या ये ह्यूरिस्टिक की वैल्यू ठीक है आपकी? -1 आया लो। तो जो पाथ के अलोंग हम कर रहे हैं वो आपका जो भी आपका डिस्टेंस है उससे कम होना चाहिए, कम या इक्वल होना चाहिए। अगर हम क्या करें, हाँ, अब जैसे दूसरा है सक्सेसर, अब इसके सक्सेसर ये हैं, इसके सक्सेसर ये हैं, एंड सो ऑन है। ये आपका पेरेंट रूट नोड है, फिर उसके आपके चाइल्ड नोड्स हैं, उनके चाइल्ड नोड्स हैं, एंड सो ऑन। तो जो भी आपकी वैल्यूज है डिफरेंस में, वो कितनी होनी चाहिए, उन दोनों के बीच की जो एक्चुअल कॉस्ट है उससे कितनी होनी चाहिए, इक्वल या लेस देन होनी चाहिए। Am I clear till this point? यस मैम। Yes, ma'am. तो कोई अगर ह्यूरिस्टिक है वो कंसिस्टेंट है या नहीं, क्या हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कैन वी आइडेंटिफाई दैट? ठीक है, ऑल कंसिस्टेंट ह्यूरिस्टिक्स आर एडमिसिबल। ये सब क्या दिए गए हैं, आपके रूल्स दिए गए हैं, है ना, एल्गोरिथम्स दी गई हैं, ठीक है, थ्योरम्स दी गई हैं, जो मतलब क्या है, प्रूव्ड है। जितने भी आपके कंसिस्टेंट ह्यूरिस्टिक्स होंगे वो एडमिसिबल भी हैं। एडमिसिबल में क्या था कि HN शुड बी लेस देन H स्टार एंड एक्चुअल कॉस्ट से कम होनी चाहिए HN की वैल्यू। ठीक है, तो ये जितने भी आपके कंसिस्टेंट ह्यूरिस्टिक्स हैं वो आपके एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक्स भी हैं। ठीक है, फॉर एन एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक द वैल्यू ऑफ FN
along any path are non decreasing। तो हमने देखा था ना कि fn की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में जो ली थी, f ऑफ स्टार्ट लिया टिल f ऑफ गोल, वो जितनी भी fn क्या है, एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट है ना, कि अगर हम स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो गोल तक कितना आपकी वैल्यू आएगी, इवैल्यूएशन फंक्शन। तो इवैल्यूएशन की फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा इंक्रीजिंग होनी चाहिए, ये सेम होनी चाहिए अगर इंक्रीज नहीं हो रही है तो, लेकिन डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नॉन डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए। इट एक्सपेंड्स द नोड अकॉर्डिंग टू द नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एफ। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? क्या सबको क्लियर है ये? कितने लोगों को समझ आ रहा है, कितनों को नहीं आ रहा है, बताओ मुझे कि क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। कोई ऐसा है जैसे नहीं आ रहा है समझ में? लास्ट लाइन। क्या? लास्ट लाइन। लास्ट वाला ए स्टार क्या करता है, किस ऑर्डर में एक्सप्लोर करता है, कि जिसमें नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एफ एन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एफ एन की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, जैसे ये एफ एन, ये एफ वन है, दिस इज एफ टू है, दिस इज एफ थ्री है और दिस इज एफ फोर है ना। तो एफ वन की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू एफ टू होनी चाहिए। एफ टू की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू एफ थ्री होनी चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू एफ फोर होनी चाहिए। तो ये जो ऑर्डर हुआ इसको हम बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इवैल्यूएशन फंक्शन की जो भी वैल्यू आ रही है। अब ये जो जैसे यहाँ तो एक ही नोड है ना यहाँ पे, तो हम इसी ऑर्डर में इसको एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स से कि यहाँ पर एक नोड और होता, ये 6 है, ठीक है, तो F6 आता, तो अब इसके पास F2 और F6 में, ये तो पहली बात तो ये अगर एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक है तो F1 शुड बी लेस देन इक्वल टू F6, F1 शुड बी लेस देन इक्वल टू F2, ये होना चाहिए कंडीशन। लेकिन अब इन दोनों में भी जो मिनिमम है उस पाथ को हम चूज करेंगे, तो नॉन अकॉर्डिंग टू द नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Fn। क्या मैं क्लियर हूँ यहाँ तक? Yes, ma'am. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. आगे बढ़ जाऊं? अब यहाँ पे बताया गया है कि जो H1 है आपका, मतलब नंबर ऑफ मिसप्लेस टाइल्स है, और जो मैनहट्टन डिस्टेंस है, वो दोनों ही ह्यूरिस्टिक इन केस ऑफ 8 पजल प्रॉब्लम आर बोथ कंसिस्टेंट। मैनहट्टन अभी हमने चेक किया था, नंबर ऑफ मिसप्लेस टाइल्स भी कितना होता है आपका, जो एक्चुअल वाला है उससे बहुत बहुत कम है। ठीक है, तो दोनों ही ह्यूरिस्टिक आपके कैसे हैं, आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? तो ये फॉलो क्या कर रहे हैं, मोनोटोनिसिटी। अगर ये कीवर्ड कहीं दिख रहा है तो उसका मतलब क्या है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर है आपका। नॉन डिक्रीजिंग में क्या दो चीजें हैं, या तो वो इंक्रीज हो या इंक्रीज ना हो, कांस्टेंट हो, सेम उस पे हो, तो वो क्या है, नॉन डिक्रीजिंग है। एम आई क्लियर? यस मैम। मोनोटोनस समझ गए ना, सेम उसी स्थिति में रहता है, या तो वो बढ़ेगा या सिर्फ उसी स्थिति में रहेगा, तो वो मोनोटोनस होता है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर H आपका कंसिस्टेंट है, अभी हमने देखा कंसिस्टेंट देख लिया, एडमिसिबिलिटी देख लिया, कह रहे हैं कि अगर H कंसिस्टेंट है तो जहां तक भी आपने एक्सप्लोर कर चुका है आपका ए स्टार के थ्रू, जिस भी नोड तक आप पहुंच चुके हैं, और आपका ह्यूरिस्टिक कंसिस्टेंट है, तो जो भी सॉल्यूशन आपने अभी करंट नोड तक फाइंड किया है वो ऑप्टिमल पाथ है टू रीच दिस करंट नोड। एम आई क्लियर? यहाँ अगर हम इस नोड पे हैं, ठीक है, और आपका ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो कंसिस्टेंट है, तो जो भी पाथ आप इस नोड पे फाइंड आउट करोगे वो क्या होगा आपका, कैसा होगा, ऑप्टिमल पाथ होगा, है ना, क्योंकि आप पहले ये चेक कर रहे थे कि F1 F2 में कौन सा मिनिमम है और उसी के अकॉर्डिंग उसे चूज करते हैं। तो जो करंट जो पाथ आप फाइंड आउट करोगे वो क्या है, आपका ऑप्टिमल पाथ है। बट अभी हमने रिपीटेबल स्टेट्स भी देखे थे,
ठीक है, तो उस केस में तो हमारा सब ऑप्टिमल हो गया था। तो अगेन यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर आपका ऐसा कोई स्टेट आ रहा है जिसमें रिपीटेबल स्टेट्स में हम पहुंच रहे हैं बाय एक्सप्लोरिंग डिफरेंट पाथ ना, तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमने उस लास्ट टाइम किया था कि एक इंस्टेंस ये वाला बना लो, एक इंस्टेंस ये वाला बना लो टू गेट द करेक्ट पाथ ना। इंस्टेंसेस ऑफ अ स्टेट एंड अपॉन द क्यू में हमने 2 इंस्टेंसेस रख लिए, उसके मल्टी 2 हैं या जितने भी आपके पेरेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग इंस्टेंसेस रखिए टिल वी फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, है ना। और जिस इंस्टेंट की आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी हम उस पाथ को चूज करेंगे फॉर द रिपीटेटिव स्टेट, अदरवाइज तो आपका सेम पाथ आपको मिल ही जाएगा। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? आगे बढ़ूं? कल अगर पूछूंगी तो बता पाओगे ना तुम लोग? नहीं, तो सारे के सारे चुप बैठे हैं। अब गुड ह्यूरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करते हैं? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? कि भाई नेटवर्क है ना? यस मैम। अब गुड ह्यूरिस्टिक आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सा आपका सॉल्यूशन, मतलब अगर प्रॉब्लम, सबसे पहले तो यह है कि प्रॉब्लम डोमेन क्या है आपका, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंट ह्यूरिस्टिक फाइंड आउट कर सकते हैं कि बेसिकली जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में, हैंडल करने में आपकी मदद कर सके, ऐसे ही ह्यूरिस्टिक्स को आप ले सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपके ह्यूरिस्टिक्स चेंज हो सकते हैं, है ना। जैसे वहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस लिया था इन केस ऑफ जो पाथ अगर हमें ट्रैवल करना है बाय रोड, और दूसरा जैसे अगर हमारा एक पजल प्रॉब्लम था उस केस में हमने क्या लिया था, मूवमेंट ऑफ टाइल्स, मैनहट्टन डिस्टेंस, भार्गव आल्सो सजेस्टेड कि यूक्लिडियन डिस्टेंस भी हो सकता है ना, मिनकॉस्की डिस्टेंस भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद एक्सप्लोर करके देखनी पड़ती है कि इनमें से कौन सा ह्यूरिस्टिक है वो कंसिस्टेंट है। अब अगर हम जैसे यूक्लिडियन डिस्टेंस चेक करना चाहते हैं तो कि मतलब वो हम यूज़ कर सकते हैं नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी पड़ेगी, एडमिसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अगर वो दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, लेट्स से आप एडमिसिबिलिटी ना भी चेक करो लेकिन अगर कंसिस्टेंट है तो वो एडमिसिबल है, तो कंसिस्टेंसी उसकी ज़रूर चेक करें कि हाँ ये एडमिसिबल है या नहीं है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फाइंडिंग अ गुड ह्यूरिस्टिक फॉर अ प्रॉब्लम। आप स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, ठीक है, टू प्रिडिक्ट द करेक्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू फॉर द नोड्स। लेकिन इस केस में क्या हो सकता है, इनएडमिसिबल ह्यूरिस्टिक फंक्शन भी आपका आ सकता है कि अगर आप सिर्फ उसकी जैसे मीन वैल्यू, मोड वैल्यू, है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन, इस तरीके की अगर मेजर पे आप बिलीव करते हैं एज अ ह्यूरिस्टिक वैल्यू, तो ये भी हो सकता है ये आपके डेटा को करेक्टली रिप्रेजेंट कर दे, बट अगर नॉइस है आपके डेटा में तो ये वैल्यूज डिविएट कर सकती हैं और आपका जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू आया है वो इनएडमिसिबल हो सकता है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, बट वो आपको देखना पड़ेगा कि उनमें से कौन सी ऐसी मेजर्स हैं, स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज हैं आपके डेटा की जो एज अ ह्यूरिस्टिक वर्क कर सकती हैं। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? वो डेटा पे डिपेंडेंसी रहती है उसकी। बताओ भाई, कितने लोगों को सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रही है मैम, नींद आ रही है? मनमोहन, मैम थोड़ा टाइम लगेगा इसे समझने में, थोड़ा टाइम लगेगा। मैम एक बार और बताइए ना इसको। ये कुछ ठीक बात लग रही है कि हाँ एक बार और बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगेगा कि नहीं आ रहा समझ बिल्कुल ही।
तो यहाँ पे हम गुड ह्यूरिस्टिक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उस बारे में डिस्कशन हो रहा है। और मैंने क्या बताया आपको कि डोमेन स्पेसिफिक होता है कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे टाइल्स की, अगर हमें वन स्टेट से गोल स्टेट में पहुंचना है तो उसके लिए क्या आपका ह्यूरिस्टिक होगा, जो आपको जैसे हमने इनिशियली क्या डिस्कस किया था, अगर आपका 8 पजल प्रॉब्लम है तो उसमें कितनी नंबर, अगर जैसे यहाँ पे कितनी फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल आपके टोटल सर्च पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, है ना। अब इन 9 फैक्टोरियल स्टेट्स में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। उसके लिए हमने 2 ह्यूरिस्टिक्स यहाँ दिए, एक हुआ आपका मिसप्लेस्ड टाइल्स वाला, ठीक है, दूसरा हुआ आपका मैनहट्टन डिस्टेंस वाला, तीसरा आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस। ये दोनों हम चेक कर चुके हैं कि ये कंसिस्टेंट है। ये यूक्लिडियन या मिन्स्कॉस की डिस्टेंस ये आपका कंसिस्टेंट है या नहीं, ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा अब लेकिन जैसे मान लो ये तो हुआ आपका 8 पजल प्रॉब्लम हो गया, 8 क्वींस प्रॉब्लम हो गया, या लेट्स से 4 क्वींस प्रॉब्लम है, तो उसमें Q1 है ना, Q2, अभी Q3 कहाँ लगाया जाए, अब यहाँ कैसे फिट करना है इसे, है ना, Q4 कहाँ आएगा। तो ये एक अलग डोमेन है इसका, इसके लिए क्या ह्यूरिस्टिक होंगे ये आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द ह्यूरिस्टिक्स हियर, कैन यू फाइंड आउट सम ह्यूरिस्टिक्स, can you look in the research work to find out the heuristics which has been used for this 4 queens या n queens problem। तो वो फाइंड आउट करना कि कौन सा ह्यूरिस्टिक बहुत अच्छा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे आजकल जो क्लासिफिकेशन प्रोसेस है या प्रेडिक्शन प्रोसेस है, तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, डेटा को क्लासिफाई करते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है, क्लास 1 को बिलोंग कर रहा है या क्लास 2 को बिलोंग कर रहा है। तो अब अगर जैसे क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हमने एक डेटा का मीन ले लिया भाई, है ना, इसका मीन 1 आया, इसका वेरिएंस 1 आया, अगेन क्लास 2 का मीन 1 आया और वेरिएंस मीन 2 आया और वेरिएंस 2 आया। अब एक नया सैंपल आया n, ठीक है, तो वो कौन सी क्लास में बिलोंग करेगा वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को मैच कराया कि इसके मीन से कितना दूर है, इसके वेरिएंस से कितना दूर है ना, फिर इसके मीन से कितना दूर है, इसके वेरिएंस से कितना दूर है, इन दोनों में जो लीस्ट डिस्टेंस होगी हम उस क्लास को चूज कर लेंगे ना। तो ये मीन 1 वेरिएंस 1 है ना, ये जो मीन और वेरिएंस है दे आर आल्सो एक्टिंग एज अ ह्यूरिस्टिक। उससे क्या हो रहा है, आपका जो पाथ है, बेसिकली पाथ क्या है, जो सर्च है कि ये नया सैंपल है, इसे हमें किसी क्लास में असाइन करना है, तो वो किस बेसिस पे करेंगे, तो वो डोमेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, उसकी डेटा की स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी हो सकती है। तो मीन से हमने मैच कराया कि इसके मीन से ये ज़्यादा मैच कर रहा है, तो हो सकता है कि ये सैंपल आपका है वो क्लास 1 में बिलोंग कर रहा है। एम आई क्लियर? बताओ भाई, थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में या नहीं? सारे चुप बैठे हैं, कहाँ नहीं आ रहा है बताओ शिखा। मैम आ रहा है समझ में, लेकिन एक बार फिर से पढ़ेगी, अगर प्रॉब्लम होगी तो आपको कल बताते हैं। ये तो शिखा की बात हुई, बाकी लोग कुछ बोलो, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी धीरे से बोल देते हैं चुपचाप की मैम सुनना ले। कितने लोगों को समझ आया ये क्या है? क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? कुछ नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं कि एडमिसिबिलिटी और कंसिस्टेंसी से रिलेटेड आपका
फाइंडिंग हमें करना है ह्यूरिस्टिक्स का। वो ह्यूरिस्टिक्स कौन से हो सकते हैं जो एक सेट ऑफ प्रॉब्लम डोमेन में वर्क कर सके, दैट इज द गोल ऑफ दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्म्डनेस। इन्फॉर्म्डनेस का मतलब ह्यूरिस्टिक क्या है आपकी, डोमेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है ना। तो डोमेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर हमें मिल जाती है तो हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में थोड़ा ईज बढ़ जाता है ना, या नहीं। अब जैसे आपको एक एग्जाम देना है, ठीक है, आपको बोल दिया गया कि मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम है, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत बड़ा है भाई, है ना, उसका तो पता नहीं कि कितना, कोई लिमिट ही नहीं है एआई का तो। लेकिन फिर उसके लिए हमने आपको एक आपका सिलेबस प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो वो जो सिलेबस प्रोवाइड कर दिया उसका मतलब कि जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपके वो एग्जाम हो सकता है, मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट आपका उसी सिलेबस में से ही आएगा, है ना। तो वो एक आपका क्या हो गया, एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन हमें मिल गई कि अब जो भी हमसे पूछा जाएगा ये इसी से रिलेटेड हो सकता है, इससे बाहर बहुत कम होने के चांसेस कम है। हो सकता है कि एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाए, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस किस में से आएंगे, आपके सिलेबस में से आएंगे। तो वो डोमेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई टू पास इन एन एआई एग्जाम। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। सिलेबस जो हो गया वो आपका एक ह्यूरिस्टिक इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो अब ह्यूरिस्टिक इंफॉर्मेशन हुई तो उसमें सम यूनिट्स में डिवाइडेड है, लेट्स से कि फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, 5 यूनिट, ठीक है। अगर आपको पास होना है तो आपकी पांचों यूनिट्स कंप्लीट होनी चाहिए, राइट? डू यू ऑल एग्री? ठीक है। लेकिन अगर आपने 4 यूनिट भी कंप्लीट कर लिए हैं तो एक सब ऑप्टिमल आपके पास आ जाएगा रिजल्ट कि हाँ भाई बस 1 यूनिट के छोड़ के बाकी सारा मैंने कवर कर लिया है, तो पासिंग मार्क्स एवरेज मेरे आ जाएंगे, बहुत टॉप लेवल के नहीं आएंगे बट एवरेज आ जाएंगे। तो एक सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको वो प्रोवाइड कर रहा है फिर भी ह्यूरिस्टिक, है ना, रादर देन कि आप अपने आप सर्च करें, सारा पूरा पढ़ लें, हर कुछ जो भी हो सकता है एआई के अंडर। इंस्टेड ऑफ दैट, टू पास इन योर एग्जाम you have been given a syllabus from which you can look कि क्या आ सकता है। Am I clear? Yes ma'am. तो अगर मैं आपको सिलेबस ना दूं तो कितने चांसेस है आप पास हो जाओगे, या हम यूनिवर्सिटी का सिलेबस फॉलो ही ना करें? जस्ट गिव मी अ सेकेंड ना। बच्चे लोग कहाँ गए तुम लोग? Yes, ma'am. अरे दुखी मत हो, मैं ये एग्जाम में नहीं पूछूंगी, ठीक है, मतलब पूछूंगी एग्जाम में, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम लोग पास नहीं होगे, हो जाओगे, पढ़ लोगे तो। हाँ तो भाई समझ आया थोड़ा बहुत?
ह्यूरिस्टिक इन्फॉर्मेशन क्या हो गया आपका? आपका अगर गोल है आपको एआई का एग्जाम पास करना है और आपके पास उसका रिलेटेड सिलेबस मिल गया तो आपके बहुत चांसेस है कि आप जल्दी से जल्दी उसमें पास हो सकते हो, जल्दी से जल्दी उसका कोर्स प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन आपके पास कोर्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप डिस्टेंस एजुकेशन में बैठे हैं और बस आपके पास सब्जेक्ट का नाम है, तो वो कहीं से भी कुछ भी उठ के आ जाएगा। तो मल्टीपल स्टेट्स हैं, है ना, उसमें स्टेट्स, कितनी स्टेट्स आप एक्सप्लोर करोगे? क्या आप पूरा सर्च ट्री एक्सप्लोर कर पाओगे उस केस में पास होने के लिए? वो इश्यू है ना। और पता नहीं कर भी पाएंगे इस जन्म में कि नहीं कर पाएंगे, इतना कंटेंट है। एम आई क्लियर? समझे कि नहीं? कुछ कुछ चीजें समझ आई? जैसे मान लो एआई का टॉपिक एक मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग ही इतना वास्ट है कि उसको एक्सप्लोर ही करते रह जाओगे, बाकी चीज कवर ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो एक क्वेश्चन अगर आएगा मशीन लर्निंग का और उसके लिए आपने पूरे सेमेस्टर में सिर्फ मशीन लर्निंग ही पढ़ पाया, तो क्या आप एआई में एग्जाम में पास हो जाओगे? नो मैम। लेकिन अगर मशीन लर्निंग के कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आपको पता हो तो चांसेस हैं कि आप एआई मतलब थोड़ा सा अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना, और बाकी चीजें भी देख पाओगे। सो एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? ह्यूरिस्टिक समझ आ गए हैं आप सभी लोगों को? कांशा कुछ बोल रही हो तुम? सौरभ आ गया? अच्छा ठीक है, दिव्या को भी समझ आ गया है, सौरभ को समझ आ गया है, ऋषिका को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बाकी लोग भी समझ जाएंगे। ठीक है, अब मेरा एक फोन आ गया उसकी वजह से अब मैं आप लोगों की क्लास है ना अभी? क्लास है अभी? तो चलो ऑल स्टॉप है ना।